May I come in, sir? Yes, please do. Thank you, sir. Namaste, sir. Namaste. Namaste. Please take your seat. Thank you, sir. आप सृष्टि हैं? जी सर. सृष्टि कंफर्टेबल हैं आप? जी सर. सृष्टि, जैसा कि आप परिचित हैं, हम लोग एडिक्वेट केयर कर रहे हैं एज फार एज कोविड इज़ कंसर्न, ठीक है ना? आपके और हमारे बीच में पर्याप्त डिस्टेंस इसी उद्देश्य से रखा गया है. हम लोग नॉर्मली सभी मास्क पहन रहे हैं बोर्ड मेंबर्स, सिवाय तब के जब हम बोल रहे हैं. इसी तरीके से आपके पास भी ये सुविधा है कि यदि आप चाहें तो मास्क पहनकर इंटरव्यू दें, और यदि आप बिना मास्क के ज़्यादा कंफर्टेबल, सहज और सुरक्षित महसूस कर रही हैं तो आप मास्क हटाकर भी इंटरव्यू दे सकती हैं. क्या करना चाहेंगी? सर मास्क हटा के. हटा लीजिए मास्क आप. जी, कंफर्टेबल हैं आप? जी सर. आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं? जी सर. आपको खुद तो किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं है? नो सर. फाइन, ठीक है सृष्टि. तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें. सर मेरा नाम सृष्टि जैन है और मैं राजस्थान के सिंहद्वार अलवर से हूँ. मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन वहीं से बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से किया है इन 2014. उसके बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से किया है 2016 में इन पॉलिटिकल साइंस, और ये मेरा RS में सेकंड अटैम्प्ट है एंड सेकंड इंटरव्यू है. और सर अभी 2019 दिसंबर में मैंने अपना UGC नेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है. मैं देख पा रहा हूँ कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है. आपने बताया आपने UGC का एग्ज़ाम भी पास किया है. पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने बहुत अच्छे अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. हमारी समझ सामान्यतः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की ये है कि अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड वाले जो अभ्यर्थी आते हैं वो बुरे प्रशासक होते हैं और वो अच्छे एकेडमिशियन होते हैं. उनके लिए सही जगह एकेडमिक्स में जाना और जो नॉलेज है उस फील्ड में एक्सेल करना, नई नॉलेज को जनरेट करना और युवाओं को उस नॉलेज को देना है. जबकि ये धूल फांकना और फाइलों को देखना ये औसत जो अकादमिक समझ के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है. मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के बाद आप इतनी औसत जगह पे क्यों आना चाहती हैं? सर कोई भी आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको डॉक्टरेट लेना चाहिए, देश या विदेश में जाकर अपना नाम करना चाहिए. सर कोई भी काम है उसमें ये बात सही है कि स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं. और सर मेरी जो शुरुआत से ही एक रुचि रही है और एक लक्ष्य रहा है वो सिविल सर्विसेज में ही रहा है, और इसी के लिए मैंने अपना 11th-12th में PCM लिया. उसके बाद मैंने अपना सब्जेक्ट स्विच किया था आर्ट्स में एक स्ट्रेटेजिक रूप से. और सर हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में बताइए जरा, मतलब कोई महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेट बताइए जिसने कोई शानदार एकेडमिक किताब लिखी हो. नहीं है कोई अच्छा रिसर्च एक्यूमेंट का व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेसी में किया हो? नहीं है सर. बुक्स तो काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स ने लिखी हैं. इस बात के अनुभव है कि उन्होंने मंत्री के साथ क्या काम किया, उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में क्या काम किया. एकेडमिक रिगर जो कि आप जैसे लोगों से अपेक्षित है वो तो एकेडमिक्स के लोगों के वो विशेष काम है. सर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है बिकॉज वो उनको, क्योंकि वो बेचारे वही लिख सकते थे, औसत व्यक्ति हैं. समय का भी एक इशू रह जाता है, उनके पास इतना समय नहीं रहता अपने वर्क को लेकर, और अगर वो एक्सपीरियंस को अच्छे से शब्दों में उतार पा रहे हैं ये एकेडमिक वाला ही व्यक्ति कर सकता है. जर्नलिस्टिक काम है सर. ऑफकोर्स जर्नलिस्टिक काम तो है, पर लेकिन लिखना भी एक बहुत. चलिए क्या कोई बात नहीं. आपने तो मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस के साथ किया. जी सर. मुझे बताइए कि भारत का जो संविधान है उसमें ऐसे कौन से 3 प्रावधान हैं जो, कम से कम 3, ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा बता सकते हैं, जो यदि संविधान सभा में आधी महिलाएं होती तो उस तरीके से नहीं होते जैसे आज है. आप प्रश्न का औचित्य समझ पाए? चूँकि हमारी संविधान सभा मूलतः पुरुषों से भरी हुई थी इसलिए हमारा संविधान ऐसा है. अगर महिलाएं भी संविधान सभा में होती तो कम से कम 3 प्रावधान ऐसे हैं जो बदल जाते. वे कौन से? सर फर्स्ट जो मुझे लगता है रिजर्वेशन की जो बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST और पिछड़ी जातियों के लिए, उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता. आपको लगता है कि जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है उसका आधार जेंडर भी रहता? जी सर. गुड. व्हाट एल्स? सर सेकंड थिंग, अगर आप आर्टिकल के साथ बताती तो मुझे अच्छा लगता. ओके सर. सर आर्टिकल सर इसमें फंडामेंटल राइट्स में भी जो डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि दे रखा है 15 और 16 में, तो उसमें ऐड हो जाता. इसके अलावा सर रिजर्वेशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल मुझे अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा है
कि वो क्या है। और सर जो लोकसभा और राज्यसभा में रिजर्वेशन और सर्विसेज में रिजर्वेशन दोनों की मैं बात कर रही कुल हूँ। मिला के एक चीज़ है कि जगह जगह पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान हाँ, होता है। जी इसके सर। अलावा कुछ सर इसके उसकी अलावा भाषा में कुछ बदलाव आता क्या? हमारी संविधान की भाषा में कुछ बदलाव आता? सर भाषा तो लिखा मूलतः इंग्लिश में गया था, बाद में इसको हिंदी कर दिया गया था, तो मूलतः तो कोई बदलाव नहीं आता इसमें। बट हमारे यहाँ सारे पदाधिकारी ही में है, कोई शी नहीं है, जी प्रेसिडेंट सर, ही है। वर्ड्स में डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि हमारे शायद जेंडर न्यूट्रल भाषा हाँ होती हाँ है। जो चलिए। भाषा होती है उसमें दोनों का ही यूज़, ही और शी दोनों यूज़ लिए जाते हैं। और सर एक चेंज जो होता इसके अलावा सर विमेन जो है, एक मेरे को लगता है कि अभी हमने एजुकेशन पर तो ध्यान दिया है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट जो एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ये था। सब तो आप पॉलिसी मैटर्स कह रही हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रही। जी सर, अभी मुझे ध्यान नहीं। आपने स्केचिंग पसंद करती हैं आप? जी सर। मुझे बताइए कि एक 2H पेंसिल एक 2B पेंसिल से कैसे अलग होती है? सर इसमें बेसिकली लीड का डिफरेंस होता है 2H और 2B में। क्या अंतर है? आई डोंट नो। कि एक चारकोल स्केचिंग और एक पेंसिल स्केचिंग में मूल अंतर क्या है? सर पेंसिल तो जो पेंसिल होती है हमारी जिसमें लीड ये तो होती है। स्वाभाविक है कि चारकोल पेंसिल चारकोल से होती है, पेंसिल स्केचिंग पेंसिल से होती है। दोनों स्केचिंग में क्या अंतर है? दोनों स्केचिंग में स्केचेस में क्या अंतर आएगा दोनों में? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है। ग्रेफाइट होता है, आप जानते हैं लेड में। ग्रेफाइट क्या है? सर ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, और इसमें जो एक कार्बन का अपर रूप होता है, बाकी अन्य 6 कार्बन के अपर रूप से इसमें द्विबंध बनाता है, और इसके विभिन्न कार्य जो ग्रेफाइट है विभिन्न कार्यों में लिया जाता है। ठीक है सर। सृष्टि जी, ये बताइए विद्रोह और क्रांति में क्या फ़र्क है? सर जो क्रांति होती है वो जो वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा होता है उसमें परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। जब शोषण और अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है तब जो नागरिक होते हैं वो क्रांति का रास्ता अपनाते हैं। और विद्रोह होता है कि उसमें वर्तमान सिस्टम में पूरे के पूरे सिस्टम में चेंज ना करके कुछ जैसे कि अभी पॉलिसीज चल रही हैं या फिर कोई मुद्दा चल रहा है, तो ये जो अभी किसान कर रहे हैं आंदोलन, ये विद्रोह है या क्रांति है? सर ना ही तो इसको विद्रोह बोलेंगे ना ही इसको क्रांति बोलेंगे, ये इनसे अलग रूप ले लेता है, क्योंकि विद्रोह एक हिंसक और इलीगल रूप में आ जाता है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय अलवर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक राजा विनय सिंह थे। यशोदान सिंह थे? विनय सिंह थे सर। विनय सिंह थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे और उनका अलवर से क्या संबंध रहा है? सर उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, और लॉर्ड लिनलिथगो की बेटी जो थी मिस होप, वो अलवर आई थी, तो उनके आगमन की खुशी में वहाँ के राजा ने होप सर्कस का निर्माण करवाया। ठीक है। अलवर NCR में आता है। जी सर। और लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो ये बताइए कौन सी 2 ऐसी गैसें हैं जो प्रदूषण मापक में हम देखते हैं? गैसेस प्रदूषक मापक में या प्रदूषक खुद हैं? सॉरी सर, प्रदूषक खुद ही मान लीजिए। सर इसमें एक तो CO आ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अलवर का सेक्स रेशियो कितना है? सर 895/1000 में। ग्रामीण ज़्यादा है कि शहरी ज़्यादा है? सेक्स रेशियो ग्रामीण ज़्यादा है, शहरी कम है। जी सर। ग्रामीण और शहरी में कितना डिफरेंस मानती हैं आप? लगभग कुछ 1000, अगर मैं उसके अंकों की बात करूँ तो 1000 का डिफरेंस है। अभी हाल ही में अलवर में नए कलेक्टर आए हैं, क्या नाम है उनका? श्री नन्नूमल पहाड़िया। ठीक है। आप मान लीजिए अलवर में SDM के पद पर आ जाती हैं। जी सर। साइबर क्राइम लगातार अलवर में अपने पैर फैला रहा है, जिसमें युवा वर्ग ही शिकार हो रहे हैं। कोई 2 मुझे आप बताइए सुझाव जिससे कि आप अलवर में इस साइबर क्राइम पर नियंत्रण लगा सकें। सर फर्स्ट थिंग, जो लोगों को जागरूक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो साइबर क्राइम इस वक्त अलवर में हो रहा है, पढ़े लिखे लोग ही, आज भी शायद या कल भी अखबार में आया है कि फेक ID बना ली है। जी सर। और फिर पैसे मांग रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। जागरूक करने की, पढ़े लिखे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, आप सोचती हैं ऐसा? सर शिक्षा अलग चीज़ होती है, क्राइम के प्रति अवेयरनेस, एक जागरूकता। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जी सर जो स्टूडेंट हैं वो शिकार हो रहे हैं। जी सर, क्योंकि इसमें जो डेटिंग ऐप्स का यूज़ लिया जा रहा है, तो अगर कोई आपको फेक ID से कर रहा है मैसेज, तो उनको ये चीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उसका आप आगे रिप्लाई ना करें। ऐसा नहीं है युवा वर्ग लालच और नशे की तरफ बढ़ रहा है इसलिए सर बेसिकली
अलवर जो ज़िला है उसमें मेवात एरिया की ये मूल समस्या है, अशिक्षा, नशा, अपराध। तो वहाँ पर तो सर ये प्रॉपर शुरुआत से ही विकास की आवश्यकता है। ठीक है, ये बताइए, नीमूचाणा एक जगह है आपके यहाँ, जी सर। उसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करती, जी सर। क्यों? सर क्योंकि नीमूचाणा जो जगह है बानसूर तहसील में, उसमें 1925 में किसान मूवमेंट हुआ था। तो जो किसान मूवमेंट, जब किसान आंदोलन कर रहे थे उस वक्त, तो जो वहाँ की क्या मेन वजह थी पीजेंट मूवमेंट की यहाँ पे? सर जो राजा जयसिंह थे उन्होंने लगान की दरें बढ़ा दी थी, तो उसके विरोध में कर रहे थे नीमूचाणा वाला किसान मूवमेंट। वर्तमान में भी लगान वसूला जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा नहीं वसूला जा रहा है। नहीं वसूला जा रहा? जी सर। ठीक सर, प्लीज। सृष्टि, आप तो पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं। जी सर। तो मुझे बताइए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से क्या समझते हैं आप? न्यायालय की अवमानना। सर न्यायालय की अवमानना का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट है, तो उसके खिलाफ कोई भी अनुचित वर्ड्स का यूज़ ना लेना। तो ये अवमानना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हो सकती है, इन्हीं पे कार्रवाई होती है, या इससे नीचे भी ये चलता है? सर ये हर स्तर के लिए है। लेकिन इस पे एक्शन भी हर स्तर पे होता है? सर एक्शन सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है। हाई कोर्ट भी नहीं? सर मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि किन कोर्ट्स को कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा गया आर्टिकल 143 के अंडर में, और सर हाई कोर्ट का मुझे कंफर्म नहीं है कि हाई कोर्ट को भी कहा है। मुझे ये बताइए कि जैसे जो राजनीति में लोग होते हैं, उनका अगर कॉन्विक्शन हो जाता है, ठीक है, उन पे कोई आरोप लगा और उस पर उनको सज़ा भी हो जाती है, तो कितने साल के लिए वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं? सर यदि 2 साल की सज़ा उनको मिलती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने से वंचित हो जाते हैं। 2 साल पूरे जीवन के लिए? प्रिजन के लिए। आजीवन नहीं है इसमें। आरपीओ एक्ट में जितनी सज़ा का प्रावधान है, सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कितनी बार लड़ने सकते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इनको पूरे आजीवन दे देना चाहिए, मतलब वंचित कर देना चाहिए चुनाव लड़ने से, या फिर 6 साल के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो सुधर गए होंगे और उन्हें दोबारा अलाउ करना चाहिए? सर जो आपराधिक पृष्ठभूमि के राजनेता हैं, अगर एक बार वो उनके पर आरोप है तो उन्हें कुछ समय के लिए उसकी बैन करना चाहिए, लेकिन आजीवन तो नहीं करना चाहिए। आजीवन नहीं करना चाहिए। जी सर। ठीक है, मुझे ये बताइए आप कि क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या समझते हैं आप? क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? सर मुझे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो अभी नहीं आती है। फिर भी ऐसे और कोई गवर्नमेंट स्कीम जो उसका यूज़ कर रही है? सर इंडियन ओशियन में इसके लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जब इसका नाम याद नहीं आ रहा है। मेनली इसमें उपग्रहों के माध्यम से समझे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी SCO का एक समिट हुआ भारत में, ठीक है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, और इससे थोड़े दिन पहले एक समिट हुआ हेड्स ऑफ स्टेट का, SCO का ही, जिसको होस्ट किया रशिया ने। तो ये हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है? सर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीन सरकार का मुखिया, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है। तो जो आपने जो दूसरा बोला वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। अच्छा, हेड्स ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग भारत में हुई, या भारत ने जिसे होस्ट किया, जी सर, तो इसमें भारत ने एक सेंट्रल एशियन कंट्री को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया। उसका नाम बता सकते हैं आप? सर सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं SCO के? सर SCO में इस वक्त 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अच्छा, भारत इसका मेंबर कब बना? भारत इसका 2014 में बना था इसका मेंबर। अच्छा, फाइनल एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको किसी भी एक पद है जिसके लिए आपको एक व्यक्ति का चुनाव करना है, ठीक है, जो आपके अंतर्गत काम करेगा, और सारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ों को देख लिया जाए तो 2 व्यक्ति एकदम ही बराबर हैं, ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय जेंडर का, एक महिला है एक पुरुष है। ऐसे में आप किसको चुनेंगे और क्यों? सर उनकी क्वालिफ़िकेशन यदि बराबर है और दोनों ही समान एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए, तो मैं इसके क्राइटेरिया ही जेंडर है कि आपको जेंडर की बेसिस पे सिलेक्शन करना है। ओके, जेंडर बेसिस पर ही। सर मैं इसमें बेसिकली नीड को ज़रूर देखूंगी और विमेन को ही प्रायोरिटी दूंगी। एंड वाई? सर बिकॉज मुझे लगता है कि विमेन एम्प्लॉयमेंट बहुत आवश्यक है हमारी कंट्री के लिए। अगर विमेन एम्पावरमेंट चाहिए तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके सृष्टि, आपका नाम सृष्टि जैन है, आप एक प्रैक्टिसिंग जैन है मैं प्रिज्यूम करूं? जी सर। मुझे बताइए कि मान लीजिए आपकी नियुक्ति जो है वो राजस्थान के किसी ऐसे विभाग में होती है जहां आपका काम अपने क्षेत्र में मांस के उत्पादन को बढ़ाना और उसका निर्यात बढ़ाना है।
ये आपके इंडिविजुअल फेथ से टकराती हुई चीज़ है। आप घर में कहेंगी कि मांस नहीं खाना चाहिए, बच्चों को मांस नहीं खाने देंगी, और बाहर जाकर आप बोलेंगी कि मांस बढ़ाइए, मांस का उत्पादन बढ़ाइए, उसका निर्यात बढ़ाइए। आप इस जो विरोधाभास है इसे कैसे साधेंगे? जब आपका धर्म ये कहता है कि मांस का उत्पादन, मांस नहीं खाना चाहिए, तो आप कैसे कहेंगी कि मांस उत्पादन बढ़ाइए? सर बिकॉज ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत है कि मांस का उत्पादन बढ़ाना, तो ये मेरा काम रहेगा कि मैं मांस। कैसे स्लॉटर हाउसेज में जाएंगी और कहेंगी कि भाई आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए? आप तो उसमें घुस ही नहीं पाएंगी। सर यदि काम है तो मैं ऑफकोर्स वो काम करूँगी, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कंज्यूम नहीं करती हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं बेसिक, पर फिर भी जैसे कि लहसुन, प्याज, पेटीज़ मैं ये सब नहीं खाती हूँ। लेकिन फिर भी सर वो काम अलग चीज़ हो जाती है और धर्म अलग चीज़ हो जाती है। ये बात अलग है कि मैं जो भी लोगों से मिलूंगी मैं उनको जागरूक कर सकती हूँ कि ये सही नहीं है कंज्यूम करना, बिकॉज ना ही तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमको ज़रूरत है, राजस्थान की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो मैं उनको ज़रूर बोल सकती हूँ। बाकी सर अगर सरकार की पॉलिसी है तो ऑफकोर्स मुझे ये काम करना है। मतलब आप अपनी नीति और आचरण में अंतराल चाहे कितना भी हो, आपको उससे परेशानी नहीं है? जी नहीं सर। आपको नहीं लगता कि व्यक्ति का आचरण उसकी नीति के अनुरूप होना चाहिए? सर ऑफकोर्स होना चाहिए, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो सिन टैक्स के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है। जैसे लिकर प्रोटेक्शन सरकार कराती है और वो करना, बिकॉज रेवेन्यू का उसमें एक मुद्दा आ जाता है, तो फिर वो करना पड़ता है। आपने अभी बताया कि आपका यूजीसी की परीक्षा अपने हाल में पास की है। जी सर। कौन सी एजेंसी है जो इस परीक्षा को लेती है? सर NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले ये परीक्षा CBSE लिया करती थी। CBSE इतने सालों से परीक्षा लेती आ रही है, उसको परीक्षा लेने का अनुभव है, फिर उसके बाद ये NTA जैसी एजेंसी को क्यों दिया गया? क्या अंतर है इसमें? सर क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया था कि जो नेशनल टेस्ट जो CBSE ले रही थी एग्ज़ाम और जो NTA है, इन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया है कि जैसे जो CBSE ले रही थी वो 2 एग्ज़ाम हो रहे थे और 3 आवर्स के लगभग पूरा दिन उसमें लग रहा था, और NTA को एग्ज़ाम दिए गए जो बेसिक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सारे NTA लेगी। तो बेसिक डिफरेंस यही है। बाकी सर इसमें और भी डिफरेंसेस थे, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया उस पर एक QR कोड है, क्या होता है QR कोड? सर ये पता है कि इसको स्कैन करा जाता है, पर क्या होता है आई डोंट नो। ठीक है सृष्टि, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। जी बताइए, आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू, आपका पिछली बार स्कोर कितना था? सर 64 आउट ऑफ 100। 64। एंड यू बिलीव इट वाज अ फेयर असेसमेंट या इट वाज अ एवरेज डे? सर फेयर था, मैंने कुछ गलतियां की थी वरना और अच्छा स्कोर हो जाता। ओके। एंड कितने अंकों से आप एक ठीक ठाक पोजीशन, ठीक ठाक सर्विस से बची? सर इसमें मुझे ऐसा पता नहीं चलता है RPSC में कितने अंक, पर काफ़ी अंदाजन 4 या 5 नंबर से। ओके। सर बेसिकली मेरे मेंस के मार्क्स कम थे सेकंड पेपर में। इस बार मेंस कैसा हुआ है? सर इस बार बिल्कुल बैलेंस हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है, चारों पेपर बैलेंस में हुए हैं। फाइन। व्हाट इज़ योर टेक? आपका ये इंटरव्यू कैसा था? कौन से एरियाज आपको लगता है आपने ठीक किए और कहाँ आपको लगता है कि सर अभी थोड़ा सा और सुधार चाहिए? सर काफ़ी चीज़ें जो आपने पूछी आप सबने, उसमें से मैंने जैसे साइंस के क्वेश्चंस थे वो मेरे प्रिपेयर नहीं थे। मुझे लगा था कि साइंस के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे जाएंगे, 12th तक पढ़े थे। और पॉलिटिकल साइंस के भी मुझे सर कुछ चीज़ें फैक्ट वगैरह याद कर लेने चाहिए। बाकी सर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन का आप बता दें। सृष्टि, जनरली हम लोगों की मतलब इंटरव्यू और उसके बाद जो डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से हम लोगों की समझ ये है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, गया है। मतलब जनरली हम लोग संतुष्ट हैं आपके, जब तक कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है आपकी एंट्री अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी इन जनरल अट्रैक्टिव है, आपका बैठने का तरीका ठीक है, आपका वॉइस लेवल ठीक है, आपका हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, आपका आई कांटेक्ट ठीक है, फ्लो भी अच्छा है। तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह के कम्युनिकेशन में आई डोंट सी एनी मेजर प्रॉब्लम है सर। सो आप वो हिस्सा ठीक से आप कर रही हैं। जनरल अवेयरनेस, इन जनरल ऑब्जर्वेंट बिहेवियर है, ऐसा नहीं है कि कोई मेजर इशू कोई उस जगह पे दिखाई दे रहा है। यस, पॉलिटी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप उसको और बेहतर करेंगे बिकॉज इट्स योर कोर एरिया, ठीक है ना, आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट है और आपका एकेडमिक्स अच्छा है, तो उसको उस लिहाज से आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे आप और बेहतर करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, जितना समय आपके पास है उसका इस्तेमाल करते हुए, आपके पास शायद काफ़ी समय है अभी, ठीक है ना। बाकी इन जनरल आई डोंट सी एनीथिंग एनी प्रॉब्लम। देखिए आपका अल्टीमेटली इंटरव्यू जो है वो आपके टोटल परफॉर्मेंस में एक एडिशन करने वाली चीज़ होगा।
अल्टीमेटली डिसाइड तो होगा मेंस से कि आपने मेंस इस बार कैसा दिया है, लेकिन इंटरव्यू विल नॉट ड्रैग यू इन जनरल। कमिंग टू स्पेसिफिक्स, जो एरिया आप खुद मेंशन करती हैं, मसलन व्हाई दिस साइंस थिंग केम, बिकॉज यू एक्चुअली मेंशन्ड द साइंस थिंग, ठीक है ना। आपने कहा कि मेरा बैकग्राउंड साइंस था, वो तो मैंने इसलिए, तो आप एक सेंस में एक बेट डाल रही हैं, आप इनवाइट कर रही हैं बोर्ड मेंबर्स को कि आपको उस एरिया में लेके जाना है, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन अगर आप कुछ भी चीज़ बोल रही हैं तो मानकर चलिए कि उसके रिपरकशंस होंगे, इसलिए उसे थोड़ा सा पढ़ लें। बाकी चीज़ें इन जनरल ठीक है, मतलब इट्स गोइंग टू बी हैप्पी इंटरव्यू, ऐसा कोई मेजर परेशानी नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे वो सही है ड्रेसअप, मुझे ड्रेस सही लग रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ब्लेजर थिंग, बट योर लुक ओवरऑल द इम्पैक्ट इज ऑफ अ सीरियस कैंडिडेट, ऑफ एनर्जेटिक कैंडिडेट, सो आई एम ओके विद दिस। किस वजह से मुझे था कि इसमें ब्रांड का लोगो है, तो ये कोई इफेक्ट डालता है क्या? मतलब आपने बताया तो मैंने देखा है, अदरवाइज मेरी नज़र नहीं गई। जब तक नज़र नहीं जा रही इसका मतलब कि ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।